हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। एमडीबीएपी सीरीज के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बॉयलर फीड पंप बीएफपी के बारे में कि बीएफपी कितना स्टेज का पंप होता है, सुपर हीटर स्प्रे हम लोग कहाँ से टैपिंग लेते हैं, किकर स्टेज का क्या इंपॉर्टेंस है, बीएफपी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, बीएफपी का केसिंग किस प्रकार का होता है, बीएफपी का आपका केसिंग जो होता है बैरल टाइप का होता है और उसका जो रोटेटिंग असेंबली जो होता है वह कार्ट्रिज होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका परफॉर्मेंस कर्व, जो बीएफपी का जो परफॉर्मेंस कर्व, जो हेड वर्सेस सक्शन फ्लो, पावर वर्सेस सक्शन फ्लो, एफिशिएंसी वर्सेस सक्शन फ्लो का हम लोग देखेंगे। कुछ टेक्निकल डाटाज को हम लोग देखेंगे। तो इसमें बीएफपी का जो बेसिक आइडियाज होता है और बीएफपी का जो सक्शन फ्लो वगैरह है, बीएफपी का जो आपका फिर वाटर फ्लो अरेंजमेंट्स है, बकेट स्टेनर, कॉनिकल स्टेनर्स के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो भी अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लान से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप ले चुके हैं और अगर आप जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं वो कृपया ले सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए एमडीबीएपी सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बॉयलर फीड पंप के बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, बॉयलर फीड पंप का अगर हम लोग देखें बेसिक अरेंजमेंट, तो आपका यहाँ पे बूस्टर पंप रहता है, ये आपका कपलिंग रहता है, मोटर, फिर कपलिंग, हाइड्रोलिक कपलिंग, फिर कपलिंग और बॉयलर फीड पंप होता है। इस तरह से आपका अरेंजमेंट रहता है। तो जनरली आपके प्लांट में अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो 3 बीएफपी होता है। 1 आपका मोटर ड्रिवन बीएफपी रहता है, 2 आपका टरबाइन ड्रिवन बीएफपी होता है। अगर मोटर ड्रिवन है तो मोटर का जो कैपेसिटी होता है वह 10,000 किलोवाट का कैपेसिटी होता है। और अगर आपका टरबाइन ड्रिवन है तो टरबाइन जो होता है वो 16 स्टेज का आपका टरबाइन होता है। वो टरबाइन के थ्रू आपका रोटेशन होता है। तो आपका मोटर और बूस्टर पंप थ्रू फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग के थ्रू डायरेक्टली कपल्ड रहता है। तो जो मोटर का आरपीएम होगा वही आपका बूस्टर पंप का आरपीएम होता है। जनरली बूस्टर पंप का आरपीएम जो होता है वह 1495 आरपीएम के आसपास होता है, जो कि आपका मोटर का भी सेम आरपीएम है, 1495 आरपीएम। मोटर और बॉयलर फीड पंप के बीच में आपका हाइड्रोलिक कपलिंग रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कपलिंग है। इससे आपका बीएफपी का आरपीएम एज पर द डिमांड ऑफ लोड, फीड वाटर कितना डिमांड है उसके हिसाब से इसका बीएफपी का आरपीएम को इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है विद द हेल्प ऑफ स्कूप कपलिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक कपलिंग क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। हाइड्रोलिक कपलिंग है, हाइड्रोलिक कपलिंग से आपका हाइड्रोलिक कपलिंग का जो इनपुट शाफ्ट का कनेक्टेड है और हाइड्रोलिक कपलिंग का आउटपुट शाफ्ट से आपका बीएफपी कनेक्टेड रहता है। ओके, यहाँ से बूस्टर पंप में आपका डायरेक्टर से सक्शन होता है। तो आप सक्शन लाइन में देखिएगा, एक आपका सक्शन वाल्व होता है। सक्शन वाल्व जो होता है वह मैनुअल आइसोलेटिंग सक्शन वाल्व होता है। इसका ओपन 100% ओपन या 0% 0 से 100% होता है, बीच में ये नहीं रहता है। और इसमें आपको लिमिट स्विच ओपन का, लिमिट स्विच क्लोज का दिया रहता है, जो कि आपको कंट्रोल रूम में फीडबैक आता रहेगा कि आपका सक्शन वाल्व लोकल में ओपन है या क्लोज है। आपको कंट्रोल रूम में पता कैसे चलेगा, तो उसको पता करने के लिए एक लिमिट स्विच लगा रहता है, जो कि आपको बताता रहेगा कंट्रोल रूम में कि ये ओपन है या क्लोज है। यहाँ से आपका स्टेनर में आता है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेनर है, ये बास्केट स्टेनर होता है। जनरली आपका 2 स्टेनर होता है, एक बास्केट स्टेनर और बूस्टर पंप के डिस्चार्ज साइड में जो कि बीएफपी का सक्शन लाइन होता है उसमें आपका कोनिकल स्टेनर रहता है। तो ये बास्केट स्टेनर जो है, आप देखिएगा कि आपका जनरली वर्टिकल स्टेनर होता है और कोनिकल स्टेनर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्टेनर होता है। तो बास्केट स्टेनर के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें कि बास्केट स्टेनर जो होता है या आपका सिंप्लेक्स बास्केट फिल्टर बकेट फिल्टर्स होता है। इसका जो डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो 315 माइक्रोन तक ये फिल्ट्रेशन करता है। इसमें आपका 50 मेस एंड 0.2 mm वाइड डायमीटर होता है। टोटल देखिएगा इसमें आपका 6 नंबर ऑफ फिल्टर्स रहता है।
इसमें आपका एक ड्रेन लाइन होता है, एक आपका वेंट लाइन होता है। एज पर रिक्वायरमेंट अगर लाइन को खाली करना है तो हम लोग ड्रेन को वाल्व को ओपन करते हैं, खाली हो जाता है। वेंट वाल्व से अगर आपको जैसे वेंटिंग कराना है, जब आपका प्रॉपर काम हो गया तो ड्रेन वाल्व को ओपन कर क्लोज कर देते हैं, और सक्शन वाल्व को क्रैक ओपन करके हम लोग लाइन को जब फिल करेंगे तो वेंट वाल्व को ओपन करते हैं, क्रैक ओपन कर देते हैं, तो उससे हम प्रॉपर वेंटिंग करवाते हैं। इसलिए जितना भी फिल्टर्स होता है सब में आपका एक ड्रेन लाइन होता है, एक आपका वेंट लाइन होता है। ओके, तो इसमें आपका जो डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन 315 माइक्रोन का रहता है। इसमें जो इसका जो मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये हैंडल कर सकता है। ऐसे इसका हाइड्रो टेस्ट प्रेशर जो होता है वो 53 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये हैंडल करता है वो 210 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को ये हैंडल कर सकता है। और फ्रेंड, ये बास्केट स्ट्रेनर के सक्शन साइड में और डिस्चार्ज साइड में एक आपका डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा रहता है, जो कि आपका फिल्टर का कंडीशंस बताते रहता है कि ये क्लीन है, डर्टी है, इसका क्या क्लॉगिंग कंडीशंस है। जब ये क्लीन रहता है तो आपका जो मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको डीपी दिखाएगा। जब ये 50% क्लॉग्ड हो जाता है तो 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको इसमें डीपी दिखाएगा। ठीक है, और जब ये शट डाउन होता है तभी हम लोग बास्केट स्ट्रेनर को क्लीन करके इसका डीपी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका बूस्टर पंप में आता है। बूस्टर पंप में सक्शन प्रेशर जनरली आपका 6 से 6.5 kg के आसपास होता है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो आपका 14 से मैक्सिमम 20 kg तक जाता है, 20 से 22 kg तक जाता है। यहाँ से आपका एक कॉनिकल स्ट्रेनर में आता है। ये जनरली आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेनर है। कॉनिकल स्ट्रेनर कहाँ पे लगा रहता है फ्रेंड? तो बूस्टर पंप के डिस्चार्ज में या बॉयलर फीड पंप के सक्शन में। ये आपका हॉरिजॉन्टल साइड का होता है। ये कॉनिकल स्ट्रेनर जो होता है इसका डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो 195 माइक्रोन होता है। ये वायर मेश 80 मेश साइज का होता है, परफोरेटेड सीट होता है। इसमें जो आपका 6 नंबर फिल्टर्स एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, और इसका जो डिजाइन टेम्परेचर जो हैंडल कर सकता है वो 190 डिग्री सेल्सियस तक ये फ्लूइड वाटर का टेम्परेचर को ये हैंडल कर सकता है। इसका जो हाइड्रो टेस्ट प्रेशर है वो 53 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो डिजाइन प्रेशर है वह मैक्सिमम 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी आपका डीपी लगा रहता है जो फिल्टर के कंडीशन को देखने के लिए, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। अगर क्लीन है ये तो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और अगर 50% क्लॉग्ड है तो 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और इसका जो फिल्टर एलिमेंट होता है कैन विथस्टैंड 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर का 2 kg प्रेशर तक ये हैंडल कर सकता है इसका फिल्टर में, उससे ज़्यादा ये फिल्टर एलिमेंट हैंडल नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, कॉनिकल स्ट्रेनर के बाद आपका बीएफपी के सक्शन में आता है फीड वाटर। यहाँ से देखिएगा डिस्चार्ज निकलता है। डिस्चार्ज में एक आपका रिसर्कुलेशन लाइन होता है और एक आपका मेन डिस्चार्ज होता है, जो कि आपका एस्पीटर से होता हुआ, फीड कंट्रोल स्टेशन से होता हुआ इकोनोमाइजर में जाता है। इकोनोमाइजर से आपका इकोनोमाइजर का 3 बेंच होता है, फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, थर्ड कॉइल से होता हुआ, टॉप कॉइल से होता हुआ आपका ड्रम में पानी चला जाता है। ठीक है, तो बीएफपी का जब देखिएगा फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएफपी आपका 4 स्टेज का पंप होता है। ये मल्टी स्टेज पंप है, 4 स्टेज होता है, और एक आपका एडिशनल स्टेज दिया गया है जिसको हम लोग कीकर स्टेज कहते हैं। तो इसमें आपका टैपिंग का 2 प्रोविजन है। एक आपका रीहीट स्प्रे के लिए, रीहीट अटेम्परेशन के लिए होता है, एक आपका सुपर हीटर अटेम्परेशन के लिए होता है। जनरली आपका रीहीट अटेम्परेशन फ्लो सर्विस में नहीं रहता है, लेकिन सुपर हीटर जो अटेम्परेशन होता है वो आपका सर्विस में रहता है। तो रीहीट स्प्रे जो होता है वो जनरली सेकेंड स्टेज से निकालते हैं, और सुपर हीटर स्प्रे के लिए जो टैपिंग होता है वो किकर स्टेज से निकालते हैं। तो आप देखिएगा फ्रेंड कि बीएफपी का जो डिस्चार्ज प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर सुपर हीटर स्प्रे का रहता है। जनरली आपका 5 से 7 kg का डिफरेंस रहेगा। बीएफपी का अगर आपका 200 kg डिस्चार्ज प्रेशर है तो सुपर हीटर स्प्रे देखेगा आपका 205 या 206 kg का रहेगा, क्योंकि एक एडिशनल स्टेज है वहाँ पे और भी प्रेशराइज होता है, कीकर स्टेज दिया गया उसको। और सुपर हीटर अटेम्परेशन लोग कहाँ पे करते हैं? जब आपका LTSS से स्टीम निकल के अब डिविजनल में जाता है, डिविजनल इनलेट में, तो उसी बीच में हम लोग सुपर हीटर स्प्रे करते हैं, अटेम्परेशन फ्लो करते हैं। सुपर हीटर स्प्रे का 2 प्रोविजन रहता है। एक आपका बॉयलर फीड पंप से रहता है डायरेक्ट, एक आपका आफ्टर एसपी हीटर टैपिंग रहता है। तो दोनों में हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, और आपका जो सुपर हीटर स्प्रे का जो फ्लो होता है
वह जनरली 55 m³/h होता है। और सुपर हीटर स्प्रे आपका रीहीट टेम्परेचर फ्लो जो होता है मैक्सिमम 55 m³/h होता है। और सुपर हीटर स्प्रे का जो फ्लो होता है वह 150 m³/h होता है, जो कि किकर फ्लो हम लोग कहते हैं। किकर फ्लो जो होता है वह 150 m³/h होता है। और फ्रेंड बीएफपी का सक्शन और डिस्चार्ज का टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि आपका बीएफपी में के सक्शन में अगर टेम्परेचर मान लीजिए 160 डिग्री सेल्सियस है, तो डिस्चार्ज साइड का टेम्परेचर भी इसी के आसपास होना चाहिए। ये दिखाता है कि आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन है कि नहीं। अगर आपका दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये फ्रेंड्स, अगर बीएफपी का सक्शन और डिस्चार्ज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि फ्लो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर फ्लो होता डिस्चार्ज से तो सक्शन का जो प्रेशर रहता है वो डिस्चार्ज का प्रेशर के आसपास होता, तो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता। क्योंकि आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद है इसलिए फ्लो नहीं हो रहा है, तो प्रोटेक्शन में आपका रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर देगा। और जैसे सक्शन और डिस्चार्ज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, फीड वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस अगर 15 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो बीएफपी को ट्रिप करा देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर देगा, अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बीएफपी को ट्रिप करा देगा। कंसेप्ट क्लियर। बीएफपी का जो अपना फ्लो जो होता है वह 990 m³/h के आसपास होता है। और इसका जो हेडर प्रेशर डायनेमिक हेड जो होता है वह 2050 मीटर के आसपास होता है। फ्रेंड बीएफपी का जो केसिंग होता है वह बैरल टाइप केसिंग होता है, और इसमें जो कैटरीज रहता है इम्पेलर वगैरह, तो आपका बैरल का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बैरल का टॉप और बॉटम के बीच का अगर टेम्परेचर डिफरेंस 22 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका परमिसिव स्टार्ट करने का परमिसिव नहीं देगा आपको। फिर हम लोग डिस्चार्ज का ड्रेन खोल के या केसिंग ड्रेन ओपन करके हम लोग बैरल का टॉप एंड बॉटम का टेम्परेचर डिफरेंस लाते हैं, क्योंकि 22 से कम रहेगा तभी आपको स्टार्ट का परमिसिव देगा, ऐसे आपको स्टार्ट परमिसिव नहीं मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है ये कि अगर बॉयलर फीड पंप का सक्शन प्रेशर अगर आपका 15 kg/cm² के आसपास आ जाता है तो आपका लो का अलार्म आएगा, और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है तो वेरी लो का अलार्म आएगा और टाइम डिले 10 सेकंड में, और हो सकता है बीएफपी आपको ट्रिप भी करा देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि इसका सक्शन प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है, जो कि एनपीएसएस रिक्वायर्ड से भी कम अगर होगा तो आपका कैविटेशन का ऑनसेट हो जाएगा, कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो पंप को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको पंप को ट्रिप करा देगा। फ्रेंड बीएफपी को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करके और रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कंडीशन में रख के ही स्टार्ट करते हैं। अगर डिस्चार्ज वाल्व को ओपन रखिएगा तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पंप ओवरलोड में ट्रिप भी हो सकता है, बहुत सारा वाटर हैमरिंग भी होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज वाल्व और इसका एक आईबीबी होता है, दोनों वाल्व को क्लोज रखते हैं और रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन रखते हैं। देखिए रिसर्कुलेशन लाइन में आप देखिएगा ये डायरेक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, और इस लाइन में आपका एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है और एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, जो कि आपका डायरेक्टर फ्लोर पे होता है, और ये पंप के पास ही रहता है। और जनरली देखिएगा कि रिसर्कुलेशन लाइन जो होता है वो डिस्चार्ज वाल्व के ठीक पहले, अगर पंप से जाइएगा, पंप से जो डिस्चार्ज लाइन निकलता है तो उसमें आपका डिस्चार्ज वाल्व होता है और एनआरवी होता है, तो उससे ठीक पहले ही हम लोग टैपिंग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है वो आपका पंप के फ्लोर पे ही रहता है, बट मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो होता है वो डायरेक्टर फ्लोर पे रहता है। जिन्हें हम लोग इसको ओपन करके ही हमेशा रखते हैं, और रिसर्कुलेशन लाइन को कंट्रोल जो करते हैं वह कंट्रोल वाल्व के थ्रू करते हैं। इसका जो न्यूमेटिकली एक्चुएटर होता है, इसमें जो पावर सप्लाई जो जाता है वो 24 वोल्ट डीसी जाता है, और पावर कंजम्पशन जो टोटल होता है वो 20 किलोवाट का पावर कंजम्पशन होता है। एंड रिसर्कुलेशन लाइन हर पंप के लिए अपना अपना होता है, तो टोटल 3 रिसर्कुलेशन लाइन होता है। तो ये आपका जो न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व जो होता है वो 3 होता है। इसमें आपका एयर प्रेशर 6 kg/cm² होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट एयर होता है। इसलिए एमडी बीएफपी को चलाने से पहले या किसी भी बीएफपी को चलाने से पहले आपका इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन चार्ज होना चाहिए।
इसका जो टाइप ऑफ एक्चुएटर जो होता है वह न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है। मैकेनिज्म जो होता है वो स्प्रिंग एंड डायफ्राम टाइप का होता है। इसमें आपका एयर प्रेशर 6 kg के रहने से ये ऑपरेट होता है। इसको अगर ओपन करना है तो सिलेंडर वाल्व को आपको इनर्जाइज करना होगा। इनर्जाइज करने से एयर प्रेशर आएगा और इसको ओपन कर देता है। ठीक है। और इसमें जो पावर सप्लाई जो होता है वो 24 वोल्ट डीसी है, क्योंकि इसमें सोलेनॉइड वाल्व को पावर कहाँ से आएगा तो 24 वोल्ट डीसी से जाता है। और टोटल पावर कंजम्पशन जो होता है बहुत ही कम होता है, 20 किलोवाट के आसपास होता है। रिसर्कुलेशन लाइन दिया ही क्यों जाता है, इसके पीछे मेन मकसद है टू अवॉइड चर्निंग एंड सेकेंड फॉर मेंटेनिंग मिनिमम फीड वाटर फ्लो। अगर आपका रिसर्कुलेशन लाइन नहीं होता तो क्या होता है कि आपको चर्निंग एक्शन होने लगता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ओवर हीट में आपका बीएफपी ट्रिप हो सकता था। और आपको क्या है कि मिनिमम फीड वाटर फ्लो को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आपका रिसर्कुलेशन लाइन नहीं होता और डायरेक्ट आपका मेन डिस्चार्ज लाइन होता तो आपको बीएफपी को चलाने के लिए डिस्चार्ज वाल्व को आपको क्या करना पड़ता, बंद करना पड़ता। बंद करके चलाते तो चलाने से क्या होता है कि आपका अगर रिसर्कुलेशन लाइन अभी है तो यहाँ से कुछ मिनिमम फ्लो आपका होगा, तो इस पर चर्निंग एक्शन नहीं होगा। और जब ये लाइन अगर नहीं रहता तो क्या होता है कि अंदर में चर्निंग होते रहता, घूमते रहता, तो पंप को ये डैमेज कर सकता था। इसलिए रिसर्कुलेशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उससे आपका टू मेंटेन द मिनिमम फीड वाटर फ्लो एंड टू अवॉइड द चर्निंग एक्शन। आइए हम लोग बीएफपी बॉयलर फीड पंप के बारे में देखते हैं कि बॉयलर फीड पंप कितना स्टेज का पंप होता है और इसका क्या कंस्ट्रक्शंस होता है। तो बीएफपी जो है ये 4+1 स्टेज हॉरिजॉन्टल पंप ऑफ बैरल डिजाइन केसिंग। बीएफपी जो होता है वो 4+1 स्टेज का पंप होता है, जिन्हें अगर बोलिएगा तो 5 स्टेज का पंप होता है। पंप का जो सक्शन और डिस्चार्ज जो होता है, मेनली जो डिस्चार्ज 4th स्टेज से निकलता है। जो एडिशनल 1 स्टेज जो होता है जिसको हम लोग कीकर स्टेज कहते हैं, ये एडिशनल जो कीकर स्टेज दिया गया है फॉर द सुपर हीटर एटेम्पटेशन के लिए, जिसका प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर डिस्चार्ज प्रेशर आपका 200 kg के आसपास है तो कीकर स्टेज का जो प्रेशर, सुपर हीटर का जो प्रेशर होता है वो 205-206 kg/cm² के आसपास होता है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, जो इसका जो केसिंग जो होता है वो बैरल डिजाइन का होता है। जैसे आप बूस्टर पंप का केसिंग फ्रेंड सबको याद होगा, वो एक्चुअली स्प्लिट केसिंग होता है। इसमें आपका टॉप पार्ट बॉटम पार्ट अलग अलग होता है ना, जिसको हम लोग एक्चुअली फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टड नट एंड डुअल पिन के थ्रू। लेकिन इसमें आपका एक कंप्लीट होता है, इसमें एक्चुअली स्प्लिट नहीं होता है, ये आपका बैरल डिजाइन केसिंग होता है इसमें। और इसमें जो पंप इंटरनल्स डिजाइंड एज ए कार्ट्रिज, और पंप का जो इंटरनल्स होता है वो कार्ट्रिज डिजाइन फॉर्म में रहता है, विच कैन बी इजीली रिमूव्ड फॉर मेंटेनेंस विदाउट डिस्टर्बिंग द सक्शन एंड द डिस्चार्ज पाइप वर्क और विदाउट द डिस्टर्बिंग ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द पंप एंड द हाइड्रोलिक कपलिंग। इसमें जो पंप इंटरनल्स जो होता है वो कार्ट्रिज के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग कार्ट्रिज में अगर कुछ काम करना हो तो कार्ट्रिज को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा कार्ट्रिज को, और उसमें कुछ भी अगर काम करना होता है तो हम लोग उसमें वर्क कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सक्शन पाइप एंड द डिस्चार्ज पाइप। इसमें आपको सक्शन पाइप डिस्चार्ज पाइप आपका ऑलरेडी बैरल केसिंग में फिक्स है, उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और आपका पंप एंड जो हाइड्रोलिक कपलिंग के बीच जो अलाइनमेंट्स होता है उसमें भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आसानी से आप हम लोग मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड, पंप शाफ्ट is sealed at the driving end and non-driving end by the mechanical seal। बीएफपी के ड्राइविंग एंड एंड नॉन ड्राइविंग एंड में दोनों तरफ आपका मैकेनिकल सील होता है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द वाटर एट बोथ द एंड्स। मैकेनिकल सील का मेन जो काम होता है वह लीकेज को प्रिवेंट करना। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि मैकेनिकल सील किस प्रकार से वर्क करता है। एंड रोटेटिंग असेंबली इज सपोर्टेड बाय द plain white metal lined general bearing and axially located by double tilting pad thrust bearing। इसके नॉन ड्राइविंग एंड में आपका डबल टिल्टिंग पैड थ्रस्ट बेयरिंग रहता है, तो जो भी आपका रेडियल फोर्सेस होता है, एक्सेल फोर्स होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए। और दोनों एंड में आपका जनरल बेयरिंग्स होता है, ये आपका प्लेन व्हाइट मेटल लाइन जनरल बेयरिंग होता है। ठीक है, तो आपका मैकेनिकल सील है
जो दोनों एंड में, जो कि आपको लीकेज को प्रिवेंट करता है, और दोनों एंड में आपका जनरल बियरिंग है जो कि रोटेटिंग असेंबली को सपोर्ट करता है। ये पी हो या बूस्टर पंप हो, उसका जो बियरिंग का जो अरेंजमेंट रहता है, तो दोनों का ड्राइविंग एंड में आपका जनरल बियरिंग रहता है, नॉन ड्राइविंग साइड में जनरल कम थ्रस्ट बियरिंग रहता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक कपलिंग में देखिएगा फ्रेंड, हाइड्रोलिक कपलिंग में टोटल 10 बियरिंग्स होता है, जिसमें कि 4 आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है और 6 आपका जनरल बियरिंग्स होता है। फ्रेंड इसमें जब देखिएगा तो एक आपका सुपर हीटर स्प्रे के लिए होता है, एक आपका रीहीट स्प्रे के लिए होता है। रीहीट स्प्रे और सुपर हीटर स्प्रे के लिए अरेंजमेंट्स होता है। तो जनरली आपका रीहीट स्प्रे सर्विस में नहीं रहता है, बहुत कम जगह ही सर्विस में रहता है, और सुपर हीटर स्प्रे आपका सर्विस में रहता है। तो रीहीट स्प्रे जो है वो सेकेंड स्टेज से हम लोग निकालते हैं, और इसका जो फ्लो होता है वो 55 MQ/h के आसपास होता है। सुपर हीटर स्प्रे जो होता है वो 5th स्टेज से निकालते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ना 4+1, ये 1 स्टेज जो 5th स्टेज से निकालते हैं, जिसको हम लोग कीकर स्टेज भी कहते हैं। कीकर स्टेज, ये कीकर स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज होता है कीकर स्टेज होता है। देखिएगा कि पंप के एंड में जब डिस्चार्ज साइड में जाइएगा तो 4 लाइन आपको निकलता है, यही आपका सुपर हीटर स्प्रे का लाइन होता है। तो कीकर स्टेज है, जिन्हें इसका जो फ्लो होता है वो 150 MQ/h के आसपास होता है। बॉयलर फीड पंप का जो पंप केसिंग होता है, अगर उसका हम थोड़ा सा डिजाइन देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फोर्स्ड स्टील बैरल विथ बेल्डेड सक्शन डिस्चार्ज ब्रांचेस, इंटर स्टेज टैपिंग एंड माउंटिंग फिट होता है। जो केसिंग होता है पंप का वो बैरल डिजाइन केसिंग होता है, ठीक है, बैरल टाइप का केसिंग होता है उसमें, और उसी में आपका सक्शन एंड डिस्चार्ज ब्रांचेस वेल्डेड रहता है उस केसिंग के, और उसमें से 2 और टैपिंग होता है। एक सुपर हीटर अटेम्पटेशन के लिए होता है, एक रीहीट अटेम्पटेशन के लिए होता है। रीहीट अटेम्पटेशन जो सेकेंड स्टेज से निकालते हैं, और सुपर हीटर अटेम्पटेशन जो है वो हम लोग 5th स्टेज दैट इज द कीकर स्टेज से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये आपका कनेक्शन रहता है। उसके बाद आपका सक्शन गाइड। सक्शन गाइड का क्या काम होता है? सक्शन गाइड का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि इट गाइड्स द फ्लूइड फ्रॉम द सक्शन पाइप टू द आइज ऑफ द इम्पेलर। जैसे आपका सक्शन पाइप से आइज ऑफ द इम्पेलर में फ्लूइड को ये गाइड करता है, ओके। एंड इट ऑल्सो क्लोजेज द ड्राइव एंड ऑफ द पंप केसिंग एंड फॉर्म्स द सक्शन एनुलस। ये पंप केसिंग के ड्राइव एंड को ये क्लोज करता है, और वहीं पे ये सक्शन एनुलस का फॉर्मेशन करता है। और फ्रेंड, a metaflex joint is located between the suction guide spigot and the outer casing to prevent the leakage between the suction guide and the outer casing। इसे आपका क्या होता है कि सक्शन गाइड और बैरल केसिंग के बीच लिक्विड लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए एक आपका मेटाफ्लेक्स जॉइंट रहता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड रहता है? आपका सक्शन गाइड स्पाइगोट एंड जो आउटर केसिंग है उसके बीच में एक मेटाफ्लेक्स जॉइंट हम लोग दे देते हैं, ताकि आपका लिक्विड का वहाँ से लीकेज ना हो। एंड सक्शन गाइड इज क्लोज्ड बाय द ड्राइव एंड वाटर जैकेट एंड द मैकेनिकल सील हाउसिंग। इसे पंप के दोनों साइड में, चाहे वो ड्राइविंग एंड हो या नॉन ड्राइविंग एंड हो, दोनों तरफ आपका वाटर जैकेट एंड मैकेनिकल सील हाउसिंग होता है। तो सक्शन गाइड जो होता है इट इज क्लोज्ड बाय द ड्राइव इन वाटर जैकेट एंड द मैकेनिकल सील हाउसिंग। और फ्रेंड नेक्स्ट आपका डिस्चार्ज कवर। डिस्चार्ज कवर जो होता है इट क्लोजेज द नॉन ड्राइविंग एंड ऑफ द पंप केसिंग एंड फॉर्म्स द बैलेंसिंग चैम्बर। जैसे ड्राइविंग एंड ऑफ द पंप केसिंग को कौन क्लोज करता है? सक्शन गाइड। नॉन ड्राइविंग एंड ऑफ पंप केसिंग को क्लोज कौन करता है? डिस्चार्ज कवर। डिस्चार्ज कवर आपको क्लोज करता है, एंड वहीं पे फॉर्म्स द बैलेंसिंग चैम्बर होता है। इट इज क्लोज्ड by the non-driving in water jacket and the mechanical seal housing। डिस्चार्ज कवर के पेरिफेरी में आपका 2 होल ड्रिल्ड रेडियली होता है। तो 2 होल ड्रिल्ड रेडियली थ्रू द पेरिफेरी ऑफ द डिस्चार्ज कवर टू प्रोवाइड द कनेक्शन थ्रू व्हिच द लिक्विड फ्रॉम द बैलेंस चैम्बर इज रिटर्न टू द पंप सक्शन पाइपिंग। क्या होता है कि डिस्चार्ज कवर के पेरिफेरी में आपका 2 होल रेडियली ड्रिल्ड होता है।
जिससे क्या होता है कि आपका बैलेंसिंग चैम्बर में जो आपका लिक्विड है वो लिक्विड आपका पंप के सक्शन पाइप में आ जाता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपका बैलेंसिंग लाइन है जिसको हम लोग लीक ऑफ लाइन कहते हैं। ये आपका क्या होता है कि जो डिस्चार्ज साइड में थ्रस्ट बैलेंस को मिनिमाइज करने के लिए एक आपका बैलेंस पिस्टन रहता है, बैलेंसिंग ड्रम रहता है। तो बैलेंसिंग ड्रम के एक साइड में डिस्चार्ज से एक कुछ वाटर जो होता है वो बैलेंसिंग ड्रम के एक साइड में रहता है, ठीक है। और दूसरे साइड में जो वाटर आपका लीक ऑफ करता है तो वो वाटर जो होता है उसको हम लोग सक्शन पाइप में फिर से जोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपका डिस्चार्ज कवर के पेरिफेरी में 2 होल रहता है, जिससे कि आपका जो बैलेंसिंग चैम्बर में जो आपका लिक्विड आया, जो लीक ऑफ वाटर आया, उसको हम लोग सक्शन पाइप में कनेक्ट कर देते हैं। और जो लीक ऑफ का जो प्रेशर आप देखिएगा जनरली आपका 20 kg के आसपास रहता है, 15 से 20 kg के आसपास आपको ये मिलेगा। तो ये बैलेंसिंग चैम्बर का मेन क्या काम होता है कि आपका दिखेगा कि जैसे आपका इम्पेलर है, मल्टी स्टेज इम्पेलर है, तो इम्पेलर के सक्शन में प्रेशर कम रहता है। जैसे जैसे आपका इम्पेलर से वाटर पास करता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। तो आपका इम्पेलर में जितना भी इम्पेलर है सब में टुवर्ड्स द सक्शन साइड एक आपका रिएक्शन फोर्स लगता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि मान लीजिए कि आपका ये इम्पेलर है, मान लीजिए कि आपका ये इम्पेलर है, तो इम्पेलर मान लीजिए ये आपका सक्शन है, ये आपका डिस्चार्ज है। तो सक्शन का प्रेशर कम है, डिस्चार्ज का प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर आपका एक फोर्स हमेशा लगता रहेगा टुवर्ड्स द सक्शन, मतलब डिस्चार्ज से सक्शन साइड की ओर एक आपका जो रिएक्शन मतलब फोर्स लगता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि एक आपका बैलेंसिंग ड्रम यहाँ पे लगा देता है। जैसे आपका यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज से एक टैपिंग लेकर आपको यहाँ पे लेता है, ताकि इस बैलेंसिंग ड्रम में फोर्स आपको इस टैप से लगे। और जो नेट आपका ये तो आपका फोर्स क्या क्यूमुलेटिव फोर्स है, जितना भी आपका इम्पेलर से पास करेगा तो सब में हर इम्पेलर में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो हर फोर्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्यूमुलेटिव रिएक्शन फोर्स आपको नजर आएगा। तो ये सारा का जो सम है वो इसके बराबर अप्रॉक्स होता है, ताकि आपका बियरिंग पे ज़्यादा लोड ना पड़े। नहीं तो क्या होगा, अगर बैलेंसिंग ड्रम नहीं दीजिएगा तो सारा का सारा इम्पेलर इस साइड शिफ्ट होने का चांस रहेगा और आपको पंप का परफॉर्मेंस डिटोरिएट करेगा, इम्पेलर भी डैमेज होने का चांस रहेगा, बियरिंग पे भी आपका लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका डिस्चार्ज साइड में जहाँ जो आपका डिस्चार्ज कवर है वहीं पे एक बैलेंसिंग चैम्बर बनता है, और बैलेंसिंग चैम्बर में ही डिस्चार्ज साइड का एक वाटर आता है और इस साइड फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स लगता है वो इस फोर्स के अप्रॉक्सीमेट इक्वल रहता है, ताकि आपका इम्पेलर सही से काम करता है। तो यहाँ से कुछ वाटर अगर लीक ऑफ करता है तो ये यहाँ से क्या होता है, अब देखिएगा इस टाइप का आपको शेप मिलेगा और ये सक्शन साइड में जोड़ देता है। इसी को कहते हैं हम लोग बैलेंसिंग लीक ऑफ लाइन। इस लीक ऑफ लाइन का प्रेशर जनरली आपका 20 kg के आसपास होता है। अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका मतलब ये पूरा का बैलेंसिंग पिस्टन में लीक ऑफ ज़्यादा बढ़ गया। तो ये प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, 15-16 मैक्सिमम 20 kg के आसपास मिलना चाहिए। तो ये डिस्चार्ज कवर में इसलिए आपका 2 रेडियल होल रहता है, ताकि आपका बैलेंसिंग चैम्बर में जो भी लिक्विड है उसको क्या करे कि सक्शन पाइप में कनेक्ट कर दे। और इसके साथ ही साथ 2 सिमिलर होल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द डिस्चार्ज कवर। डिस्चार्ज कवर में 2 होल और भी दिया रहता है फॉर द बिल्डिंग कनेक्शन ऑफ द किकर स्टेज डिलीवरी। जो किकर स्टेज में जो डिलीवरी होता है सुपर हीटर एटम प्रेशन के लिए, वहाँ से भी जो हम लोग वाटर निकालते हैं उसके लिए डिस्चार्ज कवर में 2 और होल दिया रहता है, जहाँ से हम किकर स्टेज से वाटर को निकालते हैं। रोटेटिंग असेंबली देखते हैं क्या होता है। रोटेटिंग असेंबली आपका दी डायनेमिकली बैलेंस्ड रोटेटिंग असेंबली कंसिस्ट ऑफ द शाफ्ट। आपका पंप का शाफ्ट रहता है, उसमें आपका इम्पेलर्स 4+1 स्टेज का आपका इम्पेलर्स रहता है, की रहता है, सील स्लिप्स, शाफ्ट नट, बैलेंस ड्रम जो डिस्चार्ज कवर में आपका बैलेंस ड्रम है, थ्रस्ट कॉलर। आपका थ्रस्ट कॉलर कहाँ रहता है, नॉन ड्राइविंग एंड ऑफ द पंप में, एंड द पंप हाफ कपलिंग। ये सारा मिलके आपका रोटेटिंग असेंबली बनाता है। और पंप के दोनों एंड में आपका स्टेपिंग बॉक्स रहता है। स्टेपिंग बॉक्स में आपका वाटर जैकेट एंड मैकेनिकल सील हाउसिंग रहता है, असेंबली रहता है। मैकेनिकल सील का मेन काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द पंप शाफ्ट। जहाँ पे आपका पंप शाफ्ट
केसिंग के अंदर इंटर करता है दोनों एंड में, नहीं आपका पंप शाफ्ट है तो वहाँ पे आपका क्या होता है दोनों एंड में एक थोड़ा सा गैप रहता है पंप शाफ्ट एंड केसिंग के बीच में, वहाँ से आपका लिक्विड लीकेज होने का चांस रहता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका मैकेनिकल सील दोनों एंड में रहता है। एंड चूंकि ये रोटेटिंग असेंबली को सपोर्ट चाहिए ताकि वो रोटेट करे फ्रीली, तो रोटेटिंग असेंबली इज सपोर्टेड बाय द प्लेन वाइट मेटल लाइन जर्नल बियरिंग एंड एक्सेली लोकेटेड बाय द आपका डबल टिल्टिंग पैड थ्रस्ट बियरिंग रहता है नॉन ड्राइविंग साइड में। का जो शाफ्ट होता है, क्योंकि ये मल्टी स्टेज पंप है, तो पंप का शाफ्ट का जो डायमीटर होता है इंक्रीमेंट्स फ्रॉम द नॉन ड्राइविंग एंड टुवर्ड्स द ड्राइविंग एंड ऑफ द पंप इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फिटिंग एंड रिमूवल ऑफ द इम्पेलर्स। क्योंकि आपका ये मल्टी स्टेज इम्पेलर्स होता है, इसलिए शाफ्ट का जो डाया देखिएगा वो नॉन ड्राइविंग एंड से ड्राइविंग एंड की ओर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ जाता है ताकि इम्पेलर्स का फिटिंग और उसका रिमूवल करने में आसानी हो। एंड बीएफपी का जो इम्पेलर्स होता है वो आर ऑफ द सिंगल एंट्री सराउंडेड इनलेट टाइप होता है। जैसे आपका जो बूस्टर पंप का जो इम्पेलर्स था वो डबल एंट्री था, दोनों साइड से एंट्री हो रहा था, लेकिन इम्पेलर्स का जो है वो सिंगल एंट्री सराउंडेड इनलेट टाइप है एंड आर कीड एंड श्रंक ऑन टू द शाफ्ट, और शाफ्ट में ये कीड एंड श्रंक फिट रहता है ताकि दोनों के बीच शाफ्ट और इम्पेलर के बीच रिलेटिव मोशन ना हो। पंप का परफॉर्मेंस कर्व देखते हैं क्या होता है। देखिए बेसिकली 3 टाइप का कर्व जो बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व्स है, एक हेड वर्सेस सक्शन फ्लो। देखिएगा कि जैसे जैसे आपका सक्शन फ्लो इंक्रीज करेगा आपका हेड डिक्रीज करता है। पावर कंजम्पशन और सक्शन फ्लो दिखेगा, जैसे जैसे आपका सक्शन फ्लो इंक्रीज करेगा पावर कंजम्पशन आपका इंक्रीज करता है। और ये एफिशिएंसी वर्सेस सक्शन फ्लो में क्या होता है कि जैसे जैसे सक्शन फ्लो बढ़ेगा एक लिमिट तक आपका एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, उसके बाद आपका एफिशिएंसी कांस्टेंट हो जाता है। ये 3 बेसिकली आपका कर्व्स है, हेड वर्सेस सक्शन फ्लो, पावर वर्सेस सक्शन फ्लो एंड एफिशिएंसी वर्सेस सक्शन फ्लो होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स कि अगर आपका किकर स्टेज और जो रीहीट स्प्रे का अगर क्लोज कंडीशन में है तब 4 पैरामीटर लिया है कि आपका फ्लो, हेड, पावर एंड स्पीड। अगर आपका डिजाइन कैपेसिटी जो है एमडीवीएपी का वो 990 एम3 पर आवर फ्लो है, हेड जो है वो 2050 मीटर का हेड कैपेसिटी है डिजाइन का, पावर जो कंज्यूम करता है वो 6177 किलोवाट, और उस समय जो स्पीड डिजाइन स्पीड है वो 5465 आरपीएम उसका पंप का रहता है। बेस्ट एफिशिएंसी अगर हम ऑपरेशन का देखेंगे बेस्ट एफिशिएंसी का तो आपका 855 एम3 पर आवर है, उसमें हेड 1985 है, पावर कंजम्पशन जो है 5240 किलोवाट है और स्पीड 5260 आरपीएम का है। अगर हम लोग एफिशिएंसी ऑपरेशन अगर देखेंगे तो 920 एम3 पर आवर, हेड 2313 मीटर, पावर कंजम्पशन जो है 6475 किलोवाट एंड स्पीड उसमें 5675 आरपीएम का रहता है। और MCR विथ UF अगर देखेंगे जिन हम लोग इसी पे हम लोग चलाते हैं 900 एम3 पर आवर फ्लो है, 2227 हेड है, 6112 आपका किलोवाट पावर कंजम्पशन है और 5565 आरपीएम है। फाइनल रीसर्कुलेशन का डाटा देखते हैं कि आपका नॉर्मल रीसर्कुलेशन फ्लो जो होता है वो 350 से 400 एम3 के आसपास होता है, और ऑनसेट रीसर्कुलेशन फ्लो जो है मतलब आपका जो बीएफपी नॉर्मल कंडीशन में आपका रिसर्कुलेशन वाल्व क्लोज रहता है और डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू फ्लो होता है। जब बीएफपी का फ्लो घट के अगर 250 एम3 पर आवर के आसपास आ जाता है तो आपका रिसर्कुलेशन वाल्व ऑटो में ओपन हो जाता है। तो वही आपका ऑनसेट रिसर्कुलेशन फ्लो जो है वो 250 एम3 पर आवर होता है। अगर ऑटो ओपन है 280 से 300 एम3 पर आवर के आसपास जैसे बीएफपी का फ्लो होगा तो आपका ऑटो में रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन हो जाता है। और ऑटो क्लोज कहीं कहीं अगर लॉजिक है तो 600 से 650 एम3 पर आवर आएगा तो वो ऑटो में क्लोज हो जाता है। तो जनरली आपका ऑटो क्लोज लॉजिक नहीं रहता है, बहुत कम जगह ही ये इनेबल है, और ऑटो ओपन लॉजिक आपका इनेबल रहता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बीएफपी। इस पार्ट में आपने देखा कि बॉयलर फीड पंप का इंटरनल स्ट्रक्चर्स कितना स्टेज का होता है, ये इसका पंप केसिंग का क्या डिजाइन है, इम्पेलर का क्या डिजाइन होता है, सुपर हीटर स्प्रे के बारे में, रीहीट स्प्रे किकर स्टेज का क्या काम होता है, आपका बेयरिंग का क्या अरेंजमेंट्स है, बॉयलर फीड पंप का फ्लो अरेंजमेंट्स किस प्रकार का होता है, कॉनिकल स्टेनर, बकेट स्टेनर का आपने देखा डिटेल से, स्पेसिफिकेशंस क्या होता है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैकेनिकल सील्स के बारे में पढ़ेंगे
मैकेनिकल सील्स का जो कूलिंग अरेंजमेंट्स एंड वाटर जैकेट कूलिंग अरेंजमेंट्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपका जो जनरल बियरिंग्स एंड थ्रस्ट बियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका लुब्रिकेशन सिस्टम्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में देखने के बाद अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।